जिनकी ठोकर में थी दुनिया, जिनके कदमों में जहां, हो गए उनके मकाबिर आज बेनामो निशान। है किले वीरान, कब्रों पर कोई साया नहीं, कह रही हैं गिरती दीवारें अब इनकी दास्तां। बदायूं की तारीख महाभारत काल से भी पहले शुरू होकर कथाओं और दास्तानों से दिल बहलाती उस वक्त तारीख की रोशनी में आ जाती जब महमूद गजनवी का सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 में बदायूं के राजा धर्मपाल को शिकस्त देकर बदायूं पर कब्जा कर लेता है। धर्मपाल मारा जाता है और उसकी 900 बीवियों को सती होना पड़ता है। बेशुमार राजाओं, सुल्तानों, बादशाहों, नवाबों और अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत की। सैकड़ों किले, हजारों शानदार इमारतें बनी और मिट गई। इसके वसी मैदान में बिखरे हुए बेशुमार मलबे के ढेरों में हर अहद की तारीख दफन है। हर दौर की तहजीबी, अदबी और सियासी तारीख इसकी इमारतों की शिकस्ता दीवारों और पुरानी किताबों में नजर आती है। शिव मंदिरों, पवित्र तालों और मुकद्दस दरगाहों ने इसे गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बना दिया है। अल्लाह कसम, जिस शहर में जाओ एक निराली कथा सुनाता है। ऐसा लगता है साहब जी बड़े बड़े रुस्तम पड़े हैं सरजमीने रोहिलखंड पे। और अल्लाह कसम लता जी की बत्तियों ने रंग भर दिया है दास्तानों में। हाँ अजी शुक्रिया मियां रंगी। हम अफसानों में रंग थोड़े भर रहे हैं, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। एग्जैक्टली लता जी, तारीखी सच्चाइयां सामने आने से बहुत सी गलतफहमियां दूर हो गई। सच बात है लता जी, जिन शहरों को हम पत्थर समझ रहे थे वो तो मोती निकले। बिल्कुल। और जिन इलाकों को हम बंजर समझते थे वे बड़े जरखेज साबित हुए। क्यों मियां रंगीन? अरे हुजूर क्या अर्ज करें, अल्लाह कसम लता जी का अंदाज तकल्लुम हमें मिल जाए तो पीछे पीछे चली आएगी छबीली हमारे। हाँ। अरे आप परेशान ना हो रंगीन मियां, हम अल्मोड़ा जाकर छबीली को राजी कर लेंगे, हमारा वादा समझिए आप। और जब तक तो सब्र कीजिए कम से कम। हाय मजबूरी, हाय मैं तुमसे जब्त का वादा तो कर लूं मगर दिल है करार आए ना आए। मियां रंगीन मियां, दिल को थामिए और सामान रखाइए गाड़ी में। जाते हैं मियां, जाते हैं। चलो मियां रंगीन, आ जाओ अपनी औकात को। अच्छा लता जी, हाँ अब कुछ काम की बात हो जाए। अरे काम की बात होगी हुजूर बाद में, पहले ये बताइए चलना कहाँ है यार? मियां रंगीन, जब बदायूं आए हैं तो बदायूं का किला देखने जरूर चलेंगे। ये तो जरा सी देर में घबरा जाते हैं और काम की बातों से तो और घबरा जाते हैं। लता जी आप बताइए। आपने कहा सामान रखिए, सामान तो रखा है लेकिन चल कहीं नहीं रहे हैं। चल रहे हैं बाबा, चल रहे हैं। अभी चलते हैं। आशा निकलने ही वाले हैं अब तो हम एक बात आपको बताना चाह रहे थे कि देखिए बदायूं का संबंध पांचाल से जोड़कर अगर हम राजा हर्षवर्धन के युग की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। उसके जमाने में बदायूं का नाम जानते हैं अनुज साहब क्या था? क्या? नाम था वेदामऊ। अच्छा। और इस पर सालवाहन ने कब्जा भी कर लिया था।
सालवाहन। लता जी, मेरे ख्याल से सालवाहन वही तो नहीं जिसे समुद्रपाल जोगी भी कहते थे? एकदम सही, बिल्कुल सही। उसने कोट में किला बनवाया अपना, और कोट तहसील सहसवान में है। सहसवान का नाम तो सुना होगा ना। और इसके अलावा ये जो सालवाहन था, इसने इंद्रप्रस्थ पर भी कब्जा कर लिया था। अच्छा, लता जी, मेरे ख्याल से उस जमाने में दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ था। बिल्कुल ठीक कहा आशा। हाँ अनुज साहब, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ ही कहते थे, और सालवाहन दिल्ली में रहने लगा था, और बदायूं का राज्य अपने बेटे चंद्रपाल को दे दिया था। आशा, ऐसा इतिहास कहता है। और इस खानदान में कुल 11 राजा भी हुए। लता जी, इस जमाने में भी बदायूं का नाम बेदामऊ था ना? नहीं नहीं, इसका नाम बेदामऊ नहीं था। उस वक्त इसका नाम वेदोम्योता हो गया था। क्योंकि यहाँ शिव की पूजा होती थी और वेदों की शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। तुम्हें याद है ना, जब हम लखनऊ गए थे तो लखनऊ के म्यूजियम में हमने एक शिलालेख देखा था। शायद वे किले की दीवार से ही निकला था, और उसमें उसी वंश के 11 राजाओं का नाम था। याद है तुम्हें? हाँ। ठीक कह रही हो आशा, एकदम ठीक कह रही हो। ये राजा राष्ट्रकूट क्षत्रिय जाति के थे। अच्छा। अब कुछ लोग इन्हें राठौर जाति का भी मानते हैं वैसे। और आशा, कोट सालवान यहाँ से जानती हो किस तरह से? जानना भी नहीं चाहोगी क्या? नहीं, बिल्कुल जानना चाहूंगी। यहाँ से उत्तर पश्चिम में करीब 32 किलोमीटर होगा यहाँ से। क्या ये किला अभी बाकी है लता जी? अरे अब कहाँ बाकी रहा आमिर साहब, अब तो कुछ भी नहीं रहा। मिस्टर कनिंघम ने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था ना, तब उन्होंने लिखा था कि यहाँ मुसलमानों की बनाई हुई इमारतों के भी आसार मिलते हैं। जो कि अब बिल्कुल मिट्टी के ढेर बन चुके हैं। और अनुज साहब, कनिंघम की रिपोर्ट से ये भी मालूम होता है कि सहस्रवान में एक ऐसा टीला भी है जिसे सहस्त्रबाहु का किला कहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सहस्रवान का ताल्लुक किसी राजा ययाति और परशुराम से भी था लता जी। हो सकता है, ये भी हो सकता है। और बहुत सी कथाएं सच साबित भी हो चुकी हैं। 1939 में बिसौली से तीर और भाले भी कुछ मिले थे आशा, जिनका संबंध ताम्र युग से, यानी कि तांबे के युग से रहा है। नारंगी रंग की मिट्टी के कुछ बर्तन भी मिले थे, जिन्हें कहा जाता है कि महाभारत से पहले के जमाने के। अब चलिए भी ना हुजूर, इनके आप हवेली से भी ज्यादा इंतजार करा रही हैं। हाँ। चलिए लता जी, चलिए। मियां रंगीन बेचैन हो गए हैं। तुर्कों ने यहाँ, लेकिन अब क्या बताएं, रंगीन ऐसी बात करने लगते हैं कि जो काम की बात चलती है उसके पीछे ब्रेक लग जाता है। नहीं, आप बताइए लता जी। जो बात अधूरी रह गई उसे पूरा कर दे। तुर्कों के बारे में कुछ बता रही थी। आपकी इजाजत हो तब पूरा करें, कर दे पूरा। बताइए ना। तुर्कों ने आशा यहाँ जामा मस्जिद, ईदगाह, मकबरे और बहुत सी इमारतें भी बनवाई थी। लेकिन पहले किले चलते हैं, अब तो बेचैनी दूर हुई मियां रंगीन आपकी। शुक्रिया हुजूर, चलिए। चलिए मियां रंगीन, चलिए, आइए। लीजिए, आ गया किला। घूमिए मियां रंगीन, किला घूमिए आप। लता जी, क्या यही वो किला था? हाँ मियां रंगीन, आप ही बताइए। अरे हुजूर, ये किला है या उजड़ा दयार? हाँ मियां रंगीन, किला तो सब बर्बाद हो गया। हाँ, अगर तलाश करें तो कहीं ना कहीं ये किले के निशानात जरूर मिल जाएंगे आपको। लता जी, हाँ, ये किला बनवाया किसने था? यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि किसने बनवाया था, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि या तो अजय पाल ने इसे दोबारा बनवाया था, या इसकी मरम्मत कराई थी। कहीं ना कहीं जिक्र जरूर आता है अजय पाल का। इस जमाने में उसका नाम बदाऊं था। यानी बदलते बदलते जो परिवर्तन चेंज हुआ है, उसमें बदाऊं नाम आता है इसमें, और बाद में इसे बदायूं कहा जाने लगा। जानना चाहेंगे इस बर्बाद किले की दास्तान? हाँ हाँ। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किले पर कब्जा कर लिया और टूटे हुए दरवाजों को दोबारा बनवा दिया। तुर्कों और सिकंदर लोदी के जमाने में
कई जंगों में किला बर्बाद होता रहा। तोप के गोले किले को बर्बाद करते रहे। 1681 में किले की शिकस्ता हालत देखकर 37,332 रुपए खर्च करके औरंगजेब ने इसकी मरम्मत करा दी, लेकिन वक्त के जालिम हाथों ने इसे बर्बाद करके ही छोड़ा। हाय बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। अरे घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। हाय बदले बदले। चुप कर आई है। देखिए लता जी, रंगीन मियाँ कहे तो कुछ ठीक रहे हैं, बर्बादी भी है। हाँ? और तारीख में सरकार का नाम बार बार आता ही है। अच्छा, ये उस ट्रैक पे थे। हाँ। हम लोग भी कभी-कभी इनकी बातों छुपे रुस्तम है, मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन बात तो काम की करते हैं मियां रंगीन। अभी हमें पहचान नहीं कहाँ है पूरी तरह आपने। हाँ एकदम सही। अनुज साहब, आपने बात की ना सरकार बदायूं की। हाँ। तो इसके बारे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा बताएं आपको। बिल्कुल। और दिल्ली में जो मुगल हुकूमत कायम होने के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी खानदान के कितने ही सूबेदार बदायूं में रहे और बदायूं कठेर का इलाका बना रहा। लेकिन लता जी, हाँ? मैं सरकार शब्द के बारे में जानना चाहता था। मैंने बताया ना कि एक तो अकबर ने इसे सरकार बदायूं बना दिया, लेकिन आप सरकार शब्द के बारे में जानना चाहते हैं शायद। हाँ लता जी, और एक शब्द और भी बार बार आता है, महाल। इसका क्या मतलब है? हाँ, महाल और सरकार ये दो लफ्ज हैं। सरकार और महाल मुगल पीरियड की एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं। अच्छा। सरकार का मतलब है मुगल शासनकाल का सूबा और महल को परगना कह सकते हैं। आया समझ में कुछ? अच्छा, आया समझ में। वरना मियां रंगीन ने तो कुछ और ही बना दिया था लग रहा। अकबर के दौर में तारीख की दो बड़ी किताबें लिखी गई हैं। हुजूर, नाम भी तो बताएं किताबों के। मियां रंगीन कह तो ऐसे रहे जैसे अभी जाकर पढ़ेंगे। आप बताइए लता जी। अरे मियां रंगीन, नोट कर लीजिए आप भी दिल की किताब पे। बताएं? बताइए ना। हाँ, एक तो आईने अकबरी जिसे अबुल फजल ने लिखा था, और दूसरी मुंतखबुत तवारीख मुल्ला अब्दुल कादर बदायूं ने लिखी थी। इन किताबों से मालूम होता है कि अकबर ने सारे कठेर को सरकार बदायूं और सरकार संभल के नाम से बांट दिया था। आया समझ में मियां रंगीन? आ गया हुजूर। आ गया। लता जी, एक बात और बताइए। हाँ? मेरे ख्याल से मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं तो बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। हाँ, कुछ शक? सारा बदायूं नाश कर सकता है उन पर आशा। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक थे। अच्छा। मजाक थोड़े ही था। संस्कृत, अरबी, फारसी के आलिम थे। महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में उन्होंने तर्जुमा भी किया था आशा। अच्छा। और दातागंज रोड पर इधर बदायूं में ही इनकी मजार भी है। और ये भी जान लो आशा कि शेख मुबारक ने संभल के बाद बदायूं आकर शेख दूम हारिफ बिल्ला से तालीम हासिल की थी। और हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी बदायूं से सीधा ताल्लुक है। अच्छा। इस तवील तारीख को हम यूं भी बयान कर सकते हैं। (1707) के बाद मुगलिया हुकूमत का जवाल शुरू हुआ। कठेरियों, झंगारों और बंजारों ने सर उठाना शुरू किया। अफगानिस्तान के इलाके रो से रोहेला कठेर में आ गए। कठेरिया राजाओं, मुगल सूबेदारों और कुमाऊं के राजा को शिकस्त देकर नवाब अली मोहम्मद खान और नवाब नजीबुद्दौला ने कठेर और गंगा के दुआबी इलाके पर कब्जा कर लिया। इस तरह बदायूं रोहेलों की हुकूमत का एक हिस्सा बन गया।
अब कहीं और भी चलेंगे या यही टूटे किले में लिए खड़े रहेंगे? हाँ, हमने तो सुना था बदायूं में बहुत सारी तारीखी इमारतें हैं। बहुत इमारतें हैं मियाँ, बहुत इमारतें हैं। आप बेसब्री क्यों होते हैं? देखिए न लता जी, हमारी तो कहते ही जबान पकड़ ली जाती है। अब हमने बेसब्रा कह दिया, आप ही समझाइए ना इन्हें। हाँ अरे ना मियाँ रंगीन, बिल्कुल नाराज मत होइए। आप नाराज हो जाएंगे तो हम तो सब रो पड़ेंगे। हाँ ये समझ लीजिए। आपने तो मियाँ रंगीन हम सबका सफर आसान कर रखा है, क्यों आशा? बिल्कुल। आप बात करना चाह रहे थे ना इमारतों की, तो रंगीन मियाँ खास बदायूं में एक मस्जिद के शहर में हाफिज रहमत खां के वालिद शाह आलम खां की कब्र है। और हाफिज साहब ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के वालिद हजरत सैयद अहमद की दरगाह तामीर भी करवाई थी। लता जी, इसकी कोई वजह तो रही होगी? हाँ, पहली वजह तो देखो यही है आशा कि बदायूं एक अनडिस्टर्ब्ड इलाका था। अच्छा। और कठेरियों की बगावत पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें गैर आबाद इलाकों को आबाद करना था। इसीलिए नवाब अली मोहम्मद खान ने आंवले को राजधानी बनाया। अच्छा। लता जी, नवाब अली मोहम्मद खां के बाद तो कठेर रोहिला सरदारों में तकसीम हो गया था ना? जी, बदायूं नवाब दूंदे खां के हिस्से में आ गया था। और उसने बिसौली में बड़ा ही शानदार किला, बारादरी और हवेलियां वगैरह बनवाई थी। सहसवान और उज्जैनी अब्दुल्ला खां की जागीर बन गया था। और पहले भी हमने आपसे जिक्र किया था कि बहुत अच्छा ध्रुपद गाता था, सितार बजाता था वो। सहसवान के संगीतकार उसी के परवरदा हैं। सुन रहे रंगीन मियां? हम तो खूब सुन रहे हैं। हुजूर अब आप बीच में ना बोलें, अब तो हमारी बारी आई है सुनने की। बात संगीत की चल रही है ना। मियां रंगीन ने बात बहुत पते की पकड़ी है। और मियां रंगीन वाकई अब जो जानकारी हम देंगे, जो हम लोग बातचीत करेंगे, वो 100% आपसे ताल्लुक रखती है। बिल्कुल। अत्तर छीड़ी में नवाब सादुल्ला खान ने कई हसीन इमारतें भी बनवाई थी। अच्छा। हाँ। सहसवान के उस्ताद इनायत खान ने तो तानसेन घराने के उस्ताद बहादुर हुसैन खान से तालीम ली थी। क्यों लता जी? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब देखिए फिर मियां रंगीन नाराज हो जाएंगे। वो पहले ही कह चुके हैं कि बीच में कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि बात मौसीकी की चल रही है। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं लता जी। हाँ, सुनिए मियां, सुनिए। केवल सुनिए मत, जहन में भी उतारिए और दिल पे भी लिख डालिए। मियां रंगीन 1861 की बात है। नवाब अली मोहम्मद खां और अब्दुल्ला खां के जमाने में ही फनकार आंवला आने लगे थे। और 1930-35 तक तो रामपुर में ही अहमद जान खां, हाफिज अली खां, पंडित अयोध्या प्रसाद जैसे फनकार भी रहे। अरे हुजूर, इनको कौन नहीं जानता। अहमद जान खां थिरकवा और हाफिज अली खां कितने मशहूर संगीतकार। और पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज वादक जैसे फनकार यहाँ रहे। हुजूर, मेरा तो नाम सुनते ही नाचने को दिल कर रहा है। ता थई ता थई आ थई ता थई ता थई ता थई आ थई ता। अरे आगे तो कुछ सुन लीजिए। सुनाइए। सहसवान में पद्म भूषण निसार हुसैन खां साहब, पद्म श्री हफीज खां साहब, पद्म श्री गुलाम मुस्तफा खां साहब ने खूब नाम कमाया है। ये नाम नहीं सुन रहे हैं आप मियां रंगीन? बहुत सुने हैं हुजूर। इनकी फनकाराना सलाहियत को सारी दुनिया जानती है। हाँ, सभी जानते हैं इनको। ता थई ता थई ता थई। फिर शुरू हो गए। आ थई ता। लता जी, सुना है रामपुर के नवाबीन ने संगीतकारों को बहुत बढ़ावा दिया है। सही सुना है आपने, ऐसा ही था। रामपुर के नवाबीन तो मौसीकी के बहुत शौकीन थे। और जब दिल्ली उजड़ी, अवध बर्बाद हुआ, उसके बाद तो काफिले यहाँ आए रामपुर दरबार में। और इसी से ताल्लुक रखते हुए, इसी से वाबस्ता यहाँ शारिफ हुसैन खान नियाजी भी हैं। उनसे मिलना चाहेंगे आप लोग? हाँ, क्यों नहीं। मैं शारिफ हुसैन नियाजी, सहसवान घराने से मेरा भी अपना एक खास रिश्ता है कि पद्म श्री उस्ताद हफीज अहमद खान साहब और मेरे वालिद सगे चचाजाद भाई हैं। हब्बी खां और हमीद खान साहब
दो भाई सैसमान घराने के जो अपने आप में एक उच्च कोटि के सारंगी वादक गुजरे हैं, उसमें से हमीद खान साहब के साहबजादे वो रशीद अहमद खान साहब थे और हब्बी खान साहब के साहबजादे मेरे दादा शफी हुसैन खान थे। हम एक ही कड़ी के दो हिस्से हैं। हफीज अहमद खान साहब मेरे वालिद चचाजाद भाई हैं। यही मेरा छोटा सा तारुफ है कि मैं सैसमान घराने से कितना करीब हूँ। मैंने अक्सर अपने बुजुर्गों और बड़े पद्म भूषण उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के साथ किसी वक्त दूर बैठना हुआ करता था डर के मारे, इसलिए कि आप एक बहुत ही उच्च कोटि के करैक्टरफुल इंसान थे, यानी एक ऐसी शख्सियत थे कि संगीत की दुनिया में ऐसी शख्सियतें कम दिखाई देती हैं। और बताया करते थे बुजुर्गों की बातें कि नवाब के यहाँ अपने यहाँ तो रोज महफिलें लगा ही करती थी। कभी बेगम अख्तर की गजल का प्रोग्राम है तो कभी बड़े गुलाम अली खान साहब का ख्याल गायकी हो रही है, तो कभी अहमद जान खान साहब का तबला बज रहा है। और उसके साथ साथ अगर किसी दूसरे राज्य से किसी दूसरे राजा महाराजा नवाब के यहाँ से कोई बड़े से बड़ा कलाकार आता था नवाब के यहाँ सुनने के लिए, या नवाब उसे आमंत्रित करते थे, तो उसके बाद नवाब साहब की खास आदत थी कि भाई अब मेरे यहाँ के कलाकारों को सुनो। हम मियां रंगीन, मौसीकारों की तो बहुत बात हो गई, आप ठुमक भी लिए और मालूमात भी काफी हमने दिलवा दी आपको। अब क्या इरादा है आपका? लता जी, यहाँ बड़ी सरकार और छोटी सरकार भी तो है। अल्लाह कसम हम जाएंगे वहाँ। हाँ, मन्नत मानना है हमें छबीली के लिए। सरकार आप भी कैसी बातें कर रहे हैं बार बार। मन्नत तो वैसे मियां रंगीन हमें भी माननी है। आप किस लिए मानेंगी मन्नत? अरे हम और किसके लिए मानेंगे भला, हम भी तो मियां रंगीन के लिए मांगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको छबीली आपकी मिल जाए जल्द से जल्द। क्या नाम ले दिया। मियां रंगीन, आपने दरगाह की बात की है तो जरूर चलेंगे वहाँ। और आशा जी, हजरत सुल्तानुल आरिफीन को बड़ी सरकार कहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद यमन से बदायूं में आए थे और आपके भाई ख्वाजा बदरुद्दीन शाह विलायत को छोटी सरकार कहते हैं। अच्छा। और बहुत सी ज़ियारतें और मकबरे हैं यहाँ। हाँ आशा, अगर आंवला 1700 मस्जिदों के लिए मशहूर था तो बदायूं ज़ियारतों के लिए मशहूर है। अच्छा। और यहाँ के शायरों, कवियों और विद्वानों का तो बड़ा ही नाम रहा है, क्यों लता जी? अरे भाई, ये तो फानी और शकील की सरजमी है। और जहाँ तक बात करते हैं हम लोक संगीत की, तो उसका भी यहाँ जवाब नहीं है। सही कह रही हैं लता जी, यहाँ के लोक संगीत का भी अलग ही अंदाज है। होली खेलत नंदलाल बीरज में, होली खेलत नंदलाल बीरज में, होली खेलत नंदलाल बीरज में, होली खेलत नंदलाल। क्या बात है मियां रंगीन, वाह क्या चीज हो तुम, कमाल कर दिया आपने भाई, वाकई कमाल कर दिया। अल्लाह कसम नमकख्वार हैं हुजूर के। ओहो। और तलबगार हैं छबीली के। हाय हाय, अरे फिर रात हो गई। अनुज साहब, हाँ लता जी, अब चलना चाहिए। हाँ जी। क्यों मियां चाउमीन? हाँ चाउमीन, कमाल कर दिया आपने भी लता जी, कोई हद होती है छेड़ने की। नाराज हो गई। आप भी कुंवर साहब हो गई, बिल्कुल हर बात पे छेड़ती हैं। पिछली बार जब आपने हमें रंगून कहा था तो हमने आपको राजकुमारी कहना छोड़ दिया था। हाँ लता जी, ये तो बहुत नाराज हो गए। छबीली के बाद आपको ही तो दिल में बसाया था और आप फिर ऐसी बातें करती हैं। बस मियां, बस।